चलिए आपको सुनाता हूं आपकी ही कहानी। शुरू करते हैं नई कहानी का नया सफर। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। भूत होते हैं या नहीं, आपको क्या लगता है? क्या यह हकीकत है कि किसी के मरने के बाद उसकी रूह इस दुनिया में भटकती है? क्या आपको लगता है कि जो लोग अपनी मौत नहीं मरते वो इसी दुनिया की फजाओं में हवा बनकर शामिल रहते हैं? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि जब आप कमरे में बिल्कुल अकेले हों तो अचानक महसूस होता है कि आपके पीछे कोई है? आप चौंक कर पलटते हैं, देखते हैं, पर वहां कोई नहीं होता। कभी सड़क से जाते हुए आपको लगता है कि किसी ने आपका नाम पुकारा है, पर जब आप पलट कर देखते हैं तो वहां कोई नहीं दिखता। ये सारी बातें कुछ लोगों के लिए इस बात का यकीन है कि रूहें होती हैं। पर मेरे लिए ये बातें किसी कोरी गप से बढ़कर कुछ नहीं थी। मुझे ये बकवास लगती थी तब तक जब तक मैं उत्तराखंड के एक गांव भावनपुर में नहीं गया था। ये बात 90-95 के आसपास की है। उस वक्त मेरी उम्र यही कोई 30-32 के आसपास रही होगी। मेरी नई नई नौकरी लगी थी एक प्राइवेट कंपनी में जो पहाड़ी इलाकों में चट्टानों को तोड़कर वहां पर बड़े बड़े होटल्स बनाती थी। भावनपुर में भी वो कंपनी ऐसा एक होटल बना रही थी और उस कंपनी के दफ्तर में मैं इंजीनियर था। मेरा काम था कि इलाके में ये देखना कि कौन सी जगह है जहां पहाड़ों को काट कर कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है, सर्वे करना था। हालांकि हमारी कंपनी का वहां के कुछ लोकल लोग विरोध भी कर रहे थे। उनका कहना था कि हमारी वजह से पहाड़ी इलाकों का संतुलन बिगड़ रहा है, चट्टानों के खिसकने की घटनाएं बढ़ रही हैं। वो कहते थे कि कंपनियां पैसा कमाने के लिए पहाड़ी इलाकों को बर्बाद कर रही हैं, वगैरह वगैरह। पर उन मुट्ठी भर लोगों के विरोध से क्या होता है? मैं तो भाई बस अपना काम कर रहा था। तो साहब वो अगस्त का महीना था जब मैं भावनपुर पहुंचा और मैंने दफ्तर के पास ही एक मकान में कमरा किराए पर ले लिया। वो जगह मुझे पसंद आ रही थी क्योंकि मेरे कमरे की एक बड़ी सी खिड़की से सामने बड़े बड़े पहाड़ दिखते थे, हवा साफ थी, मौसम सर्द था और मेरी नई नई नौकरी में नया नया जोश भी था, तो मैं बहुत मेहनत से काम करता था। मेरी मकान मालकिन एक बूढ़ी औरत थी जो अपने एक बेटे के साथ ऊपर वाले कमरे में रहती थी। उनका बेटा, उसका नाम प्रशांत था। प्रशांत पास ही बने एक 4 स्टार होटल में नौकरी करता था। आंटी ज्यादातर अकेले ही रहती थी, इसलिए जब भी मौका लगता था तो वो मुझसे बातचीत करने चली आती थी और अक्सर मेरे लिए कुछ खाने को भी लाती थी। वो मुझे भावनपुर के बारे में बहुत कुछ बताया करती थी। पर एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, सुनो बेटा, तुम जब शाम को दफ्तर से लौटते हो तो वो जो होटल है ना प्रशांत जिसमें काम करता है, उधर से आया करो, उस सुनसान चढ़ाई वाले रास्ते से मत आया करो। क्यों आंटी? मैंने पूछा तो वो खामोश रही। मैंने फिर से पूछा, आंटी वो रास्ता तो बहुत शॉर्टकट है, उधर से क्यों ना आऊं? तो उन्होंने मेरी तरफ गौर से देखा और बोली, वो शॉर्टकट है लेकिन सेफ नहीं है। सेफ नहीं है? क्या मतलब? आंटी ने मेरी आंखों में गौर से देखा और कहा, क्योंकि उस रास्ते पर एक उदास रूह भटकती है। रूह भटकती है? अरे आंटी, ये रूह वू एंड ऑल पर इस पर मेरा यकीन नहीं है बिल्कुल। आप भी ना बेटा, जैसा कह रही हूं वैसा मान लो, मत आना उधर से। वो उदास रूह पहले भी बस मत आना उधर से। आंटी कुछ कहते कहते रुक गई थी। उस वक्त तो मुझे दफ्तर जाने के लिए लेट हो रहा था तो मैंने बात काट दी, ठीक है नहीं आऊंगा, और ये कहकर मैं दफ्तर के लिए निकल गया। पर जब दफ्तर में अपनी सीट पर बैठा तो बार बार ये याद आ रहा था कि आंटी कुछ कहते कहते रुक गई थी। क्या हुआ था उस रास्ते पर? मैंने सोचा और दफ्तर में काम करने वाले शंभू जो हमें चाय पिलाते थे और जो वहां के लोकल भी थे, उनसे पूछने का सोचा। मैंने इंटरवल तक इंतजार किया और इंटरवल के वक्त मैं उनके पास पहुंचा। शंभू अपने छोटे से रसोई में जमीन पर बैठे हुए चाय का बर्तन मांज रहे थे। शंभू जी नमस्कार, कैसे हैं?
मैंने कहा तो वो चौंक गए और मेरी तरफ देखकर बोले, अरे बढ़िया है सर, आपकी कृपा है, बताइए। मैंने कहा, शंभू जी एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ पूछिए ना, वो कहते हुए खड़े हो गए और उन्होंने अपने भीगे हुए हाथ धोती में पोंछ लिए। मैंने कहा, एक बात बताइए, ये जो पहाड़ के पीछे की तरफ से जो खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता है, इसके बारे में कोई ख़ास बात है क्या? जो मेरी मकान मालकिन है उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उधर से ना आया करूं क्योंकि वहाँ पर कोई रूह वूह का चक्कर है, कोई उदास रूह है। और मेरा तो खैर इसमें कोई यकीन नहीं है, पर वो कह रही थी कि पहले भी वहाँ पर कुछ, और इसके आगे वो बोलते बोलते रुक गई। तो पहले वहाँ पर क्या हुआ है, आपको कुछ पता है? मैंने कहा तो शंभू के चेहरे पर मुझे थोड़ा डर दिखाई दिया। साहब वो सही कह रही हैं, उधर से मत आया कीजिए। अब चलिए नहीं आऊंगा, पर पहले वहां पर क्या हुआ है? मैंने पूछा तो शंभू मेरे करीब आए और अपनी बड़ी बड़ी आंखें फैलाते हुए बोले, पहले भी वहां पर 3 लाशें मिल चुकी हैं, कटी फटी लाशें, जैसे किसी ने चबा डाला हो, चेहरा तक नहीं बचा था। वो उदास रूह बहुत खूंखार है साहब। बस अब बाकी मत कहलवाइए, बस आप उधर से मत जाइएगा बस। हाँ देखिए, जब आपको कोई ऐसी बात बताता है तो डर तो लगता है, आप चाहे जितने बड़े सूरमा हो। ये झूठ है कि कोई कहे कि भाई मुझे डर नहीं लगता, सबको लगता है, मुझे भी लगा। लेकिन वो क्या है कि एक चीज होती है डर और दूसरी चीज होती है चुल। इंसान की ये जो चुल होती है ना, वही उसे मुसीबत में डालती है, और चुल तो हम में भी थी। उस दिन के बाद से कुछ दिन तो हमने उस रास्ते से गुजरना छोड़ दिया, पर ज्यादा दिन तक खुद को रोक नहीं पाए। एक शाम दफ्तर से लौटते वक्त जब हल्का अंधेरा हो गया था, तो मैं उस चढ़ाई वाले रास्ते के पास से गुजरा। मन में आया कि चलो भाई आज चलते हैं इधर से, देखें क्या होता है। बेवजह इतना लंबा घूम के जाता हूं, इधर से तो मैं 10 मिनट में ही घर पहुंच जाऊंगा। तो साहब मैंने हिम्मत जुटाई, गहरी सांस ली और चल दिए उसी सुनसान रास्ते पर ऊपर की तरफ। वहां पर मुझे किनारे पर एक बोर्ड दिखाई दिया, ये रास्ता सुरक्षित नहीं है, कृपया अगले रास्ते से जाएं। मैंने गौर किया तो वो कोई आधिकारिक बोर्ड नहीं था, कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं था, लोकल्स लोगों ने ही लगा दिया था। मैंने भी सोचा कि ये लोकल्स तो हैं ही कहानियां बनाने में माहिर, चलो चलते हैं। मैंने उस बोर्ड को अनदेखा किया और पहाड़ी पर चढ़ने लगा। शाम के धुंधलके में मेरे पैरों की आवाज दूर तक सुनाई दे रही थी, दूर तक घने पेड़ और हवा की साएं साएं, कुछ दूर उड़ते हुए जंगली परिंदों की काएं काएं की आवाज, पहाड़ी पर उड़ते हुए बादल। मैं चलता रहा, आगे बढ़ता रहा, पर जैसे ही मैं कुछ ऊपर आया, मुझे कुछ दूर पर हल्की सी एक रोशनी दिखाई दी। मैंने आंखें मिचमिचा कर देखा तो वहां पर चिराग की रोशनी थी और उस रोशनी में एक चेहरा था, एक लड़की का चेहरा, जो चट्टान के सबसे आखिरी सिरे पर सर झुकाए बैठी थी। बाल खुले थे, कपड़े सफेद, चिराग की टमटमाती रोशनी में उसके बाल चमक रहे थे। घुटनों पर सर झुकाए बैठी थी, उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। मैं कांप गया। ओह, तो ये है वो उदास रूह जिसकी बात आंटी कर रही थी। मेरी नजर उस उदास और शायद सिसक रही लड़की पर या रूह पर, वो जो भी थी, उस पर जमी हुई थी। जहन में तमाम आवाजें शोर कर रही थी। शंभू की वो आवाज भी जिसमें उसने बताया था कि यहां से कई मुसाफिरों की कटी फटी लाशें भी मिली हैं। याद करके मैं कांप तो गया, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला। मैंने सोचा कि छोटे छोटे कस्बों में इस तरह की अफवाहें फैलना आम बात है। हो सकता है किसी ने शरारतन ये खबर उड़ा दी हो, और लाशें जो मिली हैं हो सकता है किसी जंगली जानवर ने हमला किया हो। वैसे भी किसी वक्त में यहाँ जंगली जानवर बहुत होते थे, पर जब से पहाड़ियों में कंस्ट्रक्शन की वजह से जंगल काटे गए हैं, अब तो जानवर भी नहीं बचे, तो अब तो कोई डर नहीं था। इन दिलासों से खुद को समझाता हुआ मैं हिम्मत जुटाकर उस लड़की की तरफ बढ़ने लगा। मैं चलता चला जा रहा था और मेरी नजर उस लड़की पर जमी हुई थी। वो मुझसे काफी दूर थी, सामने वाली पहाड़ी के एक सिरे पर। वो शायद मुझे देख भी ना पा रही हो। मैं आगे बढ़ने लगा, उस साए को, उस रूह को, उस लड़की को, या वो जो भी थी, उसे एक टक देखते हुए।
तो बढ़ता जा रहा था तेज कदमों से, लेकिन तभी एक आवाज से मैं चौंक गया। सुनिए, आगे की कहानी जाननी है? आप हमें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले।